नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की आपकी तैयारी निरंतर जारी है और उसी का सिलसिला मैं आगे बढ़ाते हुए आज जो विषय लेकर आया हूँ, वो है ग्राम्य समाज एवं विकास। यूपी ट्रिपल एससी के जो आपके पीवाईक्यू हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए, उन सबको मैं लेकर आया हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू हैं, लेखपाल के पीवाईक्यू हैं, उन सबको मैं लेकर आया हूँ। और भी कंटेंट हमारे चैनल पर उपलब्ध है जिससे आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। रही बात आपकी पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये बेहतरीन सेशन। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है सी ऑप्शन, स्वामित्व योजना। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गांवों के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए स्वामित्व योजना शुरू की गई है। इसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य उन्नत तकनीकी और ड्रोन का उपयोग करके सटीक रिकॉर्ड तैयार करना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह योजना बच्चों और माताओं के पोषण और स्वास्थ्य के लिए है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? 2022 का प्रश्न है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो एनआरएलएम के नाम से जाना जाता है। का मुख्य उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजीज का गठन करना और उन्हें सशक्त बनाना ताकि ग्रामीण गरीबी को कम किया जा सके। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका यहां पर पीएमजीएसवाई ए। ग्रामीण सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई शुरू की गई थी, जिसे 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका यहां पर एनएसएपी। ठीक है, तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत विधवाओं, बुजुर्गों और विकलांगों को वित्तीय सहायता या पेंशन प्रदान की जाती है। तो योजनाओं के शॉर्ट फॉर्म पूछे गए थे पिछली बार जब पेपर हुआ था, तो योजनाओं के पूरे नाम और शॉर्ट फॉर्म दोनों आप याद रख करके जाइएगा, क्योंकि पिछले पेपर में बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म पूछे गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? समग्र शिक्षा अभियान, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पक्का आवास प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाईजी संचालित की जा रही है, जो पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाती थी। पीएमएवाईजी शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? यह भी राजस्व लेखपाल 2022 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, पूरा। ग्रामीण से शहरी प्रवास को रोकने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा पूरा योजना का विचार दिया गया था, ताकि गांवों में शहरी सुविधाएं
उपलब्ध कराई जा सकें। अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी 2020। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 एसबीएमजी फेज 2 को वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त करना और ठोस तरल कचरा प्रबंधन करना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है समग्र शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। और सही उत्तर है ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका जो मुख्य उद्देश्य था गिरते हुए बाल लिंगानुपात को रोकना और बालिकाओं के जीवन को सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देने के लिए योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला स्कीम मानव तस्करी की रोकथाम और यौन शोषण की पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए शुरू की गई थी। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये गैस कनेक्शन वाली योजना से अलग है। वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये है केवल उज्ज्वला योजना। ठीक है, वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है और ये है केवल उज्ज्वला योजना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए यूपी मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए यूपी मातृभूमि योजना शुरू की गई थी, जिसमें प्रवासी नागरिक गांव के विकास कार्यों में 60% धनराशि वहन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता, कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? 2022 का प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए ट्रेड योजना। ट्रेड का यहाँ फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट। योजना महिलाओं के उद्यमीशीलता, कौशल और आर्थिक सशक्तिकरण को गैर कृषि गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी उस्ताद योजना। USTTAD अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। ये इसका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म है, अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कलाओं और शिल्पों को संरक्षित करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। देखिए, पिछली बार बहुत सारी योजनाएं पूछी गई थी, इस बार उस प्रकार से ना तो सिलेबस है ना ही एग्जाम पैटर्न है, तो ये नहीं है कि ये बहुत सारी योजनाएं आपके एग्जाम में पूछ ली जाएंगी, लेकिन तकरीबन आपके एग्जाम में 3 से 4 या 5 योजनाएं पूछी जा सकती हैं। वो यूपी जीके में हो सकती हैं, आपके करंट अफेयर में हो सकती हैं, इकोनॉमिक्स में हो सकती हैं। तो इतने खंडों में आपकी ये योजनाएं पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है, वो कौन सी है? 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 30,000। कन्या विद्याधन योजना के तहत मेधावी बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 30,000 की एक मुफ्त राशि दी जाती है।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, जेएसएस के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को और 1 वर्ष तक के बीमार शिशुओं को मुफ्त डिलीवरी, मुफ्त दवाएं और परिवहन की सुविधा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का संचालन मुख्य रूप से पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है आपका कि स्टार्टअप इंडिया अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर 16 जनवरी 2016 को। नवाचार और नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना का शुभारंभ 16 जनवरी 2016 को किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कितने वर्षों की अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? और सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी को 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ जोड़कर वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना किसको लक्षित करता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों के बच्चों को। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम किया गया है, पीएम पोषण, जो प्राथमिक कक्षाओं 1 से 8 के छात्रों को लक्षित है। अगला प्रश्न है आपका कि अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो सही उत्तर है आपका 30 सितंबर 2020 को। अनुसूचित जाति एससी के छात्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ASIIM अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन की शुरुआत 30 सितंबर 2020 को की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 2022 से 2027। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को 2022-2027 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि खेलो इंडिया कार्यक्रम वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 2016-17 में। देश में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2016-17 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि लक्ष्य कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2017 को। प्रसूति कक्ष और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्ष्य कार्यक्रम 11 दिसंबर 2017 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि स्वाधार गृह योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही उत्तर है आपका 2001-2002। कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के पुनर्वास और आश्रय के लिए स्वाधार गृह योजना 2001-2002 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि कायाकल्प पहल की शुरुआत कब की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 मई 2015 को। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए कायाकल्प पहल 15 मई 2015 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा को किसने जारी किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जेपी नड्डा ने। भारत में 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को के साथ राष्ट्रीय रूपरेखा तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा जारी की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 सितंबर 2014। भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर 2014। श्रम कानूनों में सुधार और औद्योगिक विकास का समर्थन करने के लिए श्रमेव जयते कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि पेंसिल पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 26 सितंबर 2017 को। बाल श्रम मुक्त समाज बनाने के लक्ष्य से बाल श्रम की शिकायत दर्ज करने हेतु पेंसिल
पोर्टल 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर जिले से। बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को जीवन यापन सहायक उपकरण प्रदान करने वाली राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि अमृत योजना का लक्ष्य कितने शहरों का कायाकल्प करना है? और इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन आपका 500 शहरों का। अमृत योजना का लक्ष्य 500 शहरों का कायाकल्प करना है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना के तहत 500 शहरों कस्बों में बुनियादी शहरी अवसंरचना बुनियादी ढांचे में सुधार करने की योजना शामिल है। 100 स्मार्ट सिटी अलग है और ये 500 शहरों की योजना अमृत योजना अलग है। अगला प्रश्न है आपका कि उदय योजना का शुभारंभ कब और किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर है आपका 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय कायाकल्प के लिए उदय योजना 5 नवंबर 2015 को शुरू की गई थी। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। अगला प्रश्न है आपका कि उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी झारखंड। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को स्वीकृति कब प्रदान की गई है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन है 31 मई 2019 को। छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना पीएमकेएमडीवाई को 31 मई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में शामिल होने की आयु सीमा क्या है? सही उत्तर है आपका 18 से 40 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पर कितनी न्यूनतम पेंशन दी जाएगी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 3000 रुपए। ठीक है। अब ये 3000 रुपए का आप अभी वैल्यू समझिए। ये मान लीजिए 18 साल में कोई अभी शुरू करता है तो वो 42 साल इसकी किस्त भरेगा। ठीक है। और उसको 42 साल बाद 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। ठीक है। उस समय 3000 की वैल्यू आज के 300 रुपए के बराबर भी नहीं होगी। यकीन मानिए 42 साल बाद तकरीबन आज के 3000 के हिसाब से तब आपको कम से कम 30 से 40 हजार रुपए चाहिए होंगे। समझ रहे हैं? इतनी वैल्यू गिर जाएगी। 42 साल बाद 3,000 की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद किसान को 3000 प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी। तो कितना बेकार स्कीम है ये, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अमृत योजना का शुभारंभ कब हुआ था? सही उत्तर है आपका 25 जून 2015 को। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब हुआ था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 1 जुलाई 2015। हर खेत को पानी और जल दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से पीएमकेएसवाई 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021-26 तक के क्रियान्वयन के लिए मंजूरी कब दी गई? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 15 दिसंबर 2021। कैबिनेट कमेटी द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को 2021-2026 की अवधि के लिए 15 दिसंबर 2021 को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि कृषि उड़ान 2.0 योजना का शुभारंभ कब और किस मंत्रालय द्वारा किया गया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 27 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। कृषि उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने के लिए कृषि उड़ान 2.0 को 27 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि कृषि उड़ान 2.0 योजना मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी पूर्वोत्तर पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र। कृषि उड़ान 2.0 मुख्य रूप से पूर्वोत्तर पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों से कृषि उपज को हवाई मार्ग से ले जाने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है आपका कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा कब की गई थी? सही उत्तर है आपका 1998-99 के बजट में। तो ये वित्तीय वर्ष दिया गया है और इसकी जो लॉन्च किया गया था
वो 1998 अगस्त 1998 में किया गया था। ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 दिसंबर 2020 को केसीसी की संशोधित योजना शुरू की गई ताकि खेती और अन्य जरूरतों के लिए बैंकिंग प्रणाली से मदद मिल सके। अगला प्रश्न है आपका कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की वैधता कितने वर्ष की होती है? सही उत्तर है आपका 5 वर्ष। किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता सामान्यतः 5 वर्ष होती है, बशर्ते हर साल उसका नवीनीकरण कराया जाता रहे। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोजेक्ट चमन कब प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 2014 में। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट का उपयोग करके बागवानी फसलों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए प्रोजेक्ट चमन 2014-15 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि खादी गांव परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 15 फरवरी 2017 को। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी गांव योजना 15 फरवरी 2017 को प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि माध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम कब और कहां शुरू की गई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 1925 में मद्रास नगर निगम द्वारा। भारत में मिड डे मील जैसी योजना का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था 1925 में मद्रास कारपोरेशन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि मध्याह्न भोजन योजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कब प्रारंभ किया गया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 15 अगस्त 1995 को। केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी कब प्रदान की गई थी? सही उत्तर है आपका 20 मार्च 2015 को। युवाओं के औद्योगिक कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल ट्रेनिंग देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि पीएमकेवीवाई को कैबिनेट द्वारा 20 मार्च 2015 को मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि खेलो इंडिया कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 2016-17 से। खेलों के विकास हेतु राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल संरचना और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली का विलय कर खेलो इंडिया योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू हुई है। अगला प्रश्न है आपका कि सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 8 अक्टूबर 2017 को। टीकाकरण कवरेज को तेजी से बढ़ाने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष आईएमआई को 8 अक्टूबर 2017 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? सही उत्तर है आपका 25 दिसंबर 2014। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 7 बीमारियों से बचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2014 सुशासन दिवस पर की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब और कहां की गई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। महिलाओं को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करने वाली पीएम यूवाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ कब और कहां से किया गया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से। ठीक है। पहली बार जब योजना शुरू हुई है उत्तर प्रदेश के बलिया से, दूसरी बार जब शुरू होती है तो 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से। यह ध्यान रखिएगा, पहली 1 मई 2016 यूपी के बलिया, दूसरी जो शुरू होती है 2.0 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब की गई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 4 नवंबर 2016 को। गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को मुफ्त स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के लिए पीएमएसएमए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 4 नवंबर 2016 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब और कहां किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से। गरीब वृद्धजनों को सहायक उपकरण मुफ्त बांटने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि सुकन्या समृद्धि खाता कब अधिसूचित किया गया था? सही उत्तर है आपका दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए
सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों को दिसंबर 2014 में अधिसूचित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1975, 15 अगस्त 1995, 1 मई 2016, 4 नवंबर 2016। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन 2 अक्टूबर 1975। छोटे बच्चों 0 से 6 वर्ष और गर्भवती माताओं के पोषण और स्वास्थ्य के लिए सीडीएस योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की घोषणा कब की गई? सही उत्तर है आपका जुलाई 2015 में। यह बहुत अच्छी योजना है। देखिए, इससे क्या हुआ, जो मार्केट में मेडिकलों सिस्टम था वो उस पर बहुत बड़ी चोट हुई। गरीब के पास कोई ऑप्शन नहीं था 100 रुपए की दवाई 500 1000 रुपए में लेने से। जब आप मार्केट में जाएंगे, जो बाहर 600 का इंजेक्शन मिल रहा है, 700 का इंजेक्शन मिल रहा है, वो आपको जनौषधि पर 150 का मिल जाता है। जो दवाई बाहर 500 से 1000 1200 तक मिल रही है, वही दवाई आपको जेनरिक भारतीय जनौषधि में 150 से 200 रुपए के बीच में मिल जाती है। इतना बड़ा अंतर आपको देखने को मिलता है। और ये सब सिर्फ सरकार की वजह से नहीं, कई अन्य कारण भी हैं जिनके वजह से इतने ज्यादा महंगे रेट में दवाई बिकती है। उसमें डॉक्टर का कमीशन होता है, जो सप्लायर है उसका कमीशन होता है, कंपनी का अपना प्रॉफिट होता है, और जो उनके एम्प्लॉय होते हैं दवा के कंपनी वाले, तो वो भी अपनी सैलरी निकालेंगे, तो इतना वहां पर दवा जाके बढ़ती है। अगला प्रश्न है आपका कि साथी पहल की साझेदारी कब की गई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 2017। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय की साझेदारी में साथी सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ इफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज पहल 24 अक्टूबर 2017 को शुरू की गई थी। तो साथी योजना किसके लिए है? ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय की साझेदारी में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को स्वीकृति कब प्रदान की गई? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए नवंबर 2014 में। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन यूजीजेवाई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कैबिनेट द्वारा नवंबर 2014 में मंजूरी दी गई। इसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर लाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उस्ताद योजना का शुभारंभ कब और कहां किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 14 मई 2015 को वाराणसी में। अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक शिल्प कौशल को बचाने के लिए उस्ताद योजना यूएसटीटी एडी 14 मई 2015 को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 1 जून 2020 को। कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का कार्यशील पूंजी ऋण देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई। अगला प्रश्न है आपका कि संपन्न योजना का लक्षित समूह क्या है? सही उत्तर है आपका दूरसंचार विभाग के पेंशनधारी। संपन्न सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन योजना विशेष रूप से दूरसंचार विभाग के पेंशनरों के लिए एक सहज पेंशन प्रबंधन प्रणाली है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 15 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन की इस सबसे बड़ी योजना पीएमजेडीवाई की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से 15 अगस्त 2014 को की गई थी और यह 28 अगस्त को लागू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही उत्तर है आपका 8 अप्रैल 2015 में। छोटे उद्यमियों को 10 लाख तक का ऋण शिशु किशोर ऋण श्रेणी बिना गारंटी के देने के लिए पीएमएमवाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 9 मई 2015 को। यह एक जीवन बीमा योजना है जिसे 9 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च किया गया था। इसमें 2 लाख का बीमा कवर मिलता है। अगला प्रश्न है आपका प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 21 जुलाई 2017। वरिष्ठ नागरिकों 60 वर्ष से और उससे अधिक के लिए एक पेंशन स्कीम पीएम
वीवीवाई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को लॉन्च की गई, जिसे एलआईसी द्वारा संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नमस्ते योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही उत्तर है आपका ए 17 अगस्त 2022। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिए नमस्ते योजना 17 अगस्त 2022 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि अटल भूजल योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 25 दिसंबर 2019 को। भूजल प्रबंधन को सुधारने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न है आपका कि भारत नेट परियोजना मूल रूप से कब प्रारंभ की गई? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अक्टूबर 2011 को। ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए मूल रूप से अक्टूबर 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क शुरू हुआ था, जिसे 2015 में भारत नेट कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का विजन क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी पारिस्थितिकी रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहारिक और सामाजिक रूप से समावेशी मात्स्यिकी क्षेत्र। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, शॉर्ट में इसको PMMSY कहेंगे। ये नीली क्रांति के माध्यम से एक पारिस्थितिकी रूप से जिम्मेदार और समावेशी मत्स्य पालन क्षेत्र बनाने की बात करती है। अगला प्रश्न है आपका कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब और कहां की गई? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में की गई। खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता की जांच के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना स्वस्थ धरा खेत हरा स्लोगन के साथ 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 14 जनवरी 1965। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए खाद्य नियम अधिनियम 1964 के तहत 14 जनवरी 1965 को FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार प्रति माह कितना खाद्यान्न आवंटित किया जाता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 35 किलोग्राम। सबसे गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न बहुत रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की आयु सीमा क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष। भारतीय सशस्त्र बलों में अल्पकालिक सेवा के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए निर्धारित आयु 17.5 से 21 वर्ष है। अगला प्रश्न है आपका कि स्माइल 75 योजना का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है आपका ए सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। भीख मांगने वाले और ट्रांसजेंडर समुदाय के पुनर्वास के लिए स्माइल योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न है आपका कि मनरेगा के तहत प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? सही उत्तर है आपका न्यूनतम 100 दिन। ठीक है, अब इसकी जगह पर एक नई योजना आ गई है, उसका नाम है विकसित भारत जी राम जी योजना। उसमें 125 दिन के रोजगार की बात की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि स्टार्टअप इंडिया के तहत कंपनी का वार्षिक कारोबार कितना होना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन ए 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत के समय किसी संस्था को तब तक स्टार्टअप माना जाता था जब तक उसका वार्षिक टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक ना हो। बाद में इसे बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि पीएम श्री स्कूल योजना की कुल परियोजना लागत कितनी है? सही उत्तर है 27,360 करोड़ रुपए। देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन के लिए पीएम श्री योजना की कुल परियोजना लागत 27,360 करोड़ है, जिसे 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी गई है? सही उत्तर है ए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ग्रेड 3 तक के सभी बच्चों के लिए मूलभूत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि सघन मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य दिसंबर 2018 तक
कितने प्रतिशत सार्वभौमिक टीकाकरण सुनिश्चित करना था? सही उत्तर है आपका ए 90% से अधिक। भारत सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च किए गए सघन मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य दिसंबर 2018 तक भारत में 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करना था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रारंभिक लक्ष्य कितने परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था? सही उत्तर है ए 5 करोड़। बाद में ये 8 करोड़ को दिया गया है। ठीक है, शुरुआत इसकी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 5 करोड़ परिवारों के लिए शुरू की गई थी। 2016 में उज्ज्वला योजना कहां से शुरू की गई, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है आपका कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रारंभ में कितने जिलों में शुरू किया गया था? सही उत्तर है 100। बाल लिंगानुपात को सुधारने के लिए 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया यह अभियान शुरुआत में देश के उन 100 जिलों में लागू हुआ जहां लिंगानुपात सबसे कम था। अगला है कि अमृत 2.0 के तहत कितने नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है? सही उत्तर है बी 2.64 करोड़। अमृत अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का उद्देश्य सभी वैधानिक शहरों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए करोड़ों नल कनेक्शन प्रदान करना है। ये जो करेक्ट है इसका डेटा है वो 2.68 करोड़ है। ठीक है, उसके आसपास वाला भी आप टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी आबादी वाले गांवों को जोड़ा जाता है? सही उत्तर है आपका 250 या इससे अधिक। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी वाले गांव और पहाड़ी जनजातीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक आबादी वाले बसावटों को 12 मासी सड़कों से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अटल भूजल योजना कितने राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है? सही उत्तर है आपका ए 7 राज्यों में। वो राज्य हैं गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में इसको लागू किया गया है और यह योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितना अतिरिक्त अनाज मुफ्त में दिया जाता है? सही उत्तर है आपका ए 5 किलोग्राम प्रति माह। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएमजीकेएवाई के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले राशन के अतिरिक्त है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी और उसके बाद के समय में गरीबों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न है आपका कि श्रेष्ठ योजना के तहत प्रति वर्ष कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाता है? सही उत्तर है आपका यहां पर ए लगभग 3000। श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष लगभग 3000 छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें निजी आवासीय स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका ए समस्त गो जातीय आबादी की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना गायों और गो जातीय आबादी के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाना तथा देसी नस्लों का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण का लक्ष्य क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ बनाना। मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में सुधार करना और ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त बनाना था। यह मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि नमामि गंगे योजना के कितने स्तंभ हैं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 8। नमामि गंगे योजना के मुख्य 8 स्तंभ हैं जिनमें सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, नदी की सतह की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी और गंगा ग्राम शामिल है। अगला प्रश्न है आपका यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे 2014 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हर महीने की किस तारीख को आयोजित होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 9 तारीख को। यह सुनिश्चित करता है कि व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल मुफ्त में प्रदान की जाए। मातृत्व जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है इसका शॉर्ट फॉर्म है PMSMA। अगला प्रश्न है आपका कि 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के कटरा में कितने करोड़ रुपए की अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? एक तो यह प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का भी बन जाता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 16,000 करोड़।
इसमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक कितने घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है? आप सभी इससे परिचित हैं। सी ऑप्शन 1 करोड़। बहुत अच्छी योजना है। इसके माध्यम से लाभार्थियों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का प्रावधान है। तो ये थोड़ा गड़बड़ लगता है कि 300 यूनिट ही क्यों? जब पैसा हमारा लग रहा है, छत पे हमारी लग रही है, तो सिर्फ 300 यूनिट क्यों? अगला प्रश्न है आपका कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की गई थी। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए बचत को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है आपका कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2023-24 में कितना हो गया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 930। अगला प्रश्न है आपका कि मिशन मौसम का शुभारंभ कब हुआ था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए बी 14 जनवरी 2025 को। इसकी घोषणा सितंबर 2024 में की गई थी और ये लॉन्च किया गया 14 जनवरी 2025 को। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को पहले वर्ष में मासिक कितने रुपए वेतन मिलेगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी 7,000। अगला प्रश्न है आपका यूपी एग्रीज उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट परियोजना की अवधि कितने वर्ष की है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 वर्ष की। यह कृषि विकास और ग्रामीण उद्यमों को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है आपका कि स्मार्ट सिटीज मिशन कब शुरू किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटीज मिशन भारत सरकार की एक शहरी नवीनीकरण और रिट्रोफिटिंग कार्यक्रम है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य शहरों को नागरिक अनुकूल और टिकाऊ बनाना है। देखिए, इसमें स्मार्ट सिटीज का मतलब क्या होता है वो हमें समझना होगा पहले। बहुत से लोग आपको भड़काएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल बात है, वास्तविक बात है, उस पर बात करते हैं राजनीति से दूर हटकर। स्मार्ट सिटीज का मतलब है कि शहर में उचित व्यवस्था हो टॉयलेट्स की, वहां पर सफाई हो, पेट्रोल पंप पर टॉयलेट्स हो, वहां पर सफाई हो, रेलवे स्टेशन पर आपको पीने का पानी उपलब्ध हो, वहां पर सफाई हो और स्वचालित जीना हो, और इसके अलावा प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए ब्रिज बना हुआ हो, बस स्टेशन पे भी आपको सफाई मिले, नियमित शहर की नालियों की सफाई हो। यह सब स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत आता है। मेडिकल सुविधा आपको समय पर मिले। अगला प्रश्न है आपका कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना। यह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश को की मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कंपोनेंट ए एवं कंपोनेंट बी में अनुदान की इकाई लागत तथा प्रतिशत क्या है? सही उत्तर है 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40%। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इकाई लागत 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। इस पर लाभार्थियों को 40% अनुदान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक जिला एक खेल ओडीओएस योजना के अंतर्गत झांसी जिले में बैडमिंटन के स्थान पर किस खेल को शामिल किया गया है? सही उत्तर है बी ऑप्शन हॉकी। अब इसका कारण थे मेजर ध्यानचंद जी। यह योजना राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अनुसार राज्य में कुल प्रजनन दर टीएफआर को वर्ष 2026 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 2.1 और 2030 तक घटाकर 1.9 करने का लक्ष्य है। टीएफआर को प्रतिशत में नहीं बल्कि प्रति महिला बच्चों की संख्या के रूप में मापा जाता है, इसलिए 2.1 सही है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कक्षा 9 में प्रवेश होने पर कितनी रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 3,000 रुपए की। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। बालिकाओं के कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। टोटल इसमें अब 25,000 कर दी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी 2019। इसका उद्देश्य है स्कूल न जाने वाली किशोरियों के पोषण, स्वास्थ्य और कौशल विकास में सुधार करना। उत्तर प्रदेश में इस योजना का शुभारंभ 2019 में किया गया था। यह सबला योजना का नया रूप है। ये जो गोरखपुर है, इस इलाके में रहने वाली जनजातीय एक समुदाय है टांगिया, उसको वनटांगिया गांवों को समग्र विकास करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की
अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर है आपका 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती पिछड़े और बनटांगिया गांवों के समग्र विकास करना है। बनटांगिया एक समुदाय है, ये गोरखपुर के आसपास रहता है और उसी के विकास के लिए पिछड़े और सीमावर्ती जिले हैं जो यूपी के, वहां के विकास के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की नया सवेरा योजना के प्रथम चरण में कितने जनपदों के 600 ग्रामों को बाल श्रम से मुक्त किया जाएगा? सही उत्तर है 11 जनपद। 11 जनपदों के 600 ग्रामों को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ और कब और किस अवसर पर किया गया? सही उत्तर है 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस। एक जिला एक उत्पाद योजना शुभारंभ 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किया गया था। इसका उद्देश्य हर जिले के विशिष्ट पारंपरिक उत्पाद को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने चिन्हित उत्पाद बनारसी रेशमी साड़ी के लिए सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी वाराणसी। ओडीओपी योजना के तहत वाराणसी जिले को बनारसी रेशम साड़ी के लिए चिन्हित किया गया है। लखनऊ चिकनकारी के लिए, गोरखपुर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चे के वयस्क होने तक उसके अभिभावक देखभालकर्ता को प्रतिमाह कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है? सही उत्तर है 4,000 रुपए। इस योजना के तहत बच्चे के वयस्क होने तक 4,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोविड-19 में अपने माता पिता को खो दिया या दोनों में से किसी एक को खो दिया। अगला प्रश्न है आपका कि किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? सही उत्तर है आपका बी 6 जनवरी 2021 को। इसका उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना और कृषि योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना था। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा राशि को कितने लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है? सही उत्तर है आपका सी 10 लाख। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत पंजीकृत व्यापारियों के लिए दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले यह राशि 5 लाख रुपए थी। अगला प्रश्न है आपका किशोरी बालिका योजना में लक्षित आयु वर्ग कितना है? सही उत्तर है आपका 11 से 14 वर्ष। स्कूल ना जाने वाली किशोरियों को पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है 24 जनवरी 2019 को। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार को कौशल प्रशिक्षण देना और उन्हें टूल किट प्रदान करना। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत व्यक्ति कितने प्रतिशत धनराशि वहन करने पर राज्य सरकार 40% देगी? तो 60% है ना, बचा हुआ जो है 100 में से 40 गया तो 60 बचा ना। तो प्रश्न ऐसा आ जाता है कभी कभी जिसका उत्तर प्रश्न में ही होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने गांव में विकास कार्य जैसे स्कूल, बारात घर बनवाना चाहता है तो उसे लागत का 60% वहन करना होगा। शेष 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी और परियोजना का नाम दानदाता के पूर्वजों के नाम पर रखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में अधिकतम कितने लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? सही उत्तर है आपका बी 2 लाख। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है? सही उत्तर है आपका सी 5 लाख। आयुष्मान भारत की तर्ज पर राज्य की योजना है। इसमें तहत परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है और उनको कवर किया जाता है जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं हो पाए। अगला प्रश्न है आपका कि टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना का शुभारंभ कब हुआ? सही उत्तर है आपका बी 25 दिसंबर 2021 को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना की मंजूरी कब दी गई थी? सही उत्तर है बी 15 मई 2021 को। इसका उद्देश्य था राज्य में ऑक्सीजन और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के निर्माण की इकाइयों को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश है तो विकास है योजना का शुभारंभ कब हुआ था? सही उत्तर है आपका बी 25 दिसंबर 2017 को। योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धन परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए शुरू की गई थी। इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2017 को किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि द मिलियन फार्मर्स स्कूल का शुभारंभ कब हुआ था? सही उत्तर है आपका बी 5 दिसंबर 2017 को। द मिलियन फार्मर्स स्कूल या किसान पाठशाला की योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों से अवगत कराना है। इसका शुभारंभ 5 दिसंबर 2017 को हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराए की आवास योजना को मंजूरी कब दी गई? सही उत्तर है आपका बी 26 मार्च 2021 को। शहरी प्रवासियों गरीबों के लिए
किफायती किराए की आवास योजना को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 26 मार्च 2021 को मंजूरी दी। यह योजना शहरी प्रवासियों को कम किराए पर आवास उपलब्ध कराने के लिए है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना में ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को कितने लाख रुपए तक बिना ब्याज के ऋण मिलता है? सही उत्तर है बी 8 लाख। इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना में कुपोषित बच्चों की आयु सीमा कितनी है? सही उत्तर है आपका बी 6 माह से 5 वर्ष। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को दूर करना है। इसमें कुपोषित बच्चों के लिए लक्षित आयु वर्ग 6 माह से 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना में प्रशिक्षण भत्ते के रूप में प्रतिमाह कितने रुपए दिए जाते हैं? सही उत्तर है 2500 रुपए। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान होता है। 1000 रुपए राज्य सरकार देती है, 1500 रुपए केंद्र सरकार देती है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में अधिकतम कितने लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है? सही उत्तर है आपका सी 5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसान की खेती के दौरान मृत्यु में किसी दुर्घटना में मृत्यु होती है या दिव्यांगता होती है तो अधिकतम 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में कितने विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा? सही उत्तर है आपका ए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है आपका कि पावरलूम बुनकरों को सब्सिडी योजना में छोटे पावरलूम को प्रतिमाह कितनी यूनिट तक सब्सिडी दी जाती है? सही उत्तर है आपका यहां पर 120 यूनिट। ठीक है, 0.5 हॉर्स पावर के कनेक्शन के लिए प्रति माह 120 यूनिट की सब्सिडी प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना में सामान्य जाति को अधिकतम कितने रुपए तक ऋण अनुदान मिलता है? सही उत्तर है आपका बी 50,000 रुपए। बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत रोजगार शुरू करने के लिए ऋण पर अनुदान दिया जाता है। सामान्य जाति के लाभार्थियों के लिए अनुदान राशि अधिकतम 50,000 रुपए या परियोजना लागत का एक निश्चित प्रतिशत तक होती है और अन्य जातियों और के लिए ये 70,000 रुपए तक है। अगला प्रश्न है आपका कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना का नया नाम क्या है? सही उत्तर है आपका SPEM। इसका पूरा नाम है स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसास कर दिया गया है। इसका उद्देश्य मदरसा में विज्ञान, गणित और कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना की कुल लागत कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर है? सही उत्तर है आपका सी 570 मिलियन। उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना का उद्देश्य राज्य की सड़कों को अपग्रेड करना है। विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही इस परियोजना की कुल लागत लगभग 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना में प्रति गोवंश प्रतिदिन कितने रुपए भरण पोषण के लिए दिए जाते हैं? सही उत्तर है आपका 30 रुपए। ठीक है, इसको अब बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 से 79 वर्ष के लाभार्थियों को प्रतिमाह कितने रुपए की पेंशन दी जाती है? सही उत्तर है 500 रुपए, लेकिन वर्तमान में इसे भी बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, और इसको भी बढ़ाया जाने की और संभावना है आने वाले महीनों में। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना में कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया? सही उत्तर है आपका 10 जिलों में। इसका उद्देश्य था अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना। इसे शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10 जिलों जैसे चित्रकूट, चंदौली आदि में चलाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना में परियोजना लागत का कितने प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है? सही उत्तर है आपका सी 90%। इसमें सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार परियोजना लागत का 90% तक वहन करती है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में दुर्घटना पर अधिकतम कितने लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है? सही उत्तर है आपका सी 5 लाख। यह किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है। दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता पर अधिकतम 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में उद्योग क्षेत्र की इकाई के लिए अधिकतम कितने लाख रुपए का ऋण मिलता है? सही उत्तर है आपका 25 लाख। सेवा क्षेत्र के लिए यह सीमा 10 लाख रुपए है। अगला प्रश्न है आपका मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सामान्य क्षेत्रों में प्रति आवास कितने लाख रुपए की लागत है? सही उत्तर है 1.20 लाख। सामान्य क्षेत्रों मैदानी में प्रति आवास की लागत 1.20 लाख रुपए है, जबकि नक्सल प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में यह राशि अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा बंधन योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव कब अनुमोदित किया गया?
सही उत्तर है आपका 10 अक्टूबर 2023। बंधन योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का विकास करना है। इससे संबंधित प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा 10 अक्टूबर 2023 को मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के पहले चरण 2023-24 में सरकार 25 दुधारू गायों को कितनी इकाइयां स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को कुल लागत की कुल 50% सब्सिडी प्रदान करेगी? सही उत्तर है बी, 35 इकाइयां। पहले चरण में 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर 50% सब्सिडी मिलेगी। उच्च दुग्ध उत्पादक गायों जैसे साहीवाल, गिर की नस्ल को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर कितनी राशि प्रदान की जाएगी? सही उत्तर है 5 लाख। अगला प्रश्न है आपका कि नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना हेतु कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? सही उत्तर है आपका 1000 करोड़ रुपए। इस योजना का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाए रखना। अगला प्रश्न है आपका कि मुखबिर योजना के तहत सूचना दाता को अधिकतम कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? सही उत्तर है आपका 2 लाख रुपए। मुखबिर योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। लिंग जांच करने वाले केंद्रों की सटीक सूचना देने वाले मुखबिर को कुल 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। देखिए, ये जो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना है, यहां से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिल सकती है कि उद्देश्य इसका है उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाए रखना। एक खराब सोच यहां पर यह आ सकती है कि उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में आगे है ही, तो यहां पर पैसा क्यों खर्च करना। लेकिन जो चीज आगे है उसको आगे बढ़ाए रखना चाहिए, उस पर अपने संसाधन खर्च करने चाहिए। अगर घर का कोई लड़का मजबूत है, पढ़ सकता है, कुछ कर सकता है, तो उस पर संसाधन खर्च करने से वो ज्यादा रिटर्न देगा। और एक कमजोर लड़का है, पढ़ाई में पीछे है घर में, उस पर आप ज्यादा संसाधन खर्च करेंगे तो उतना अच्छे रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही है, सरकार को उन क्षेत्रों पर भी काम करना चाहिए जो क्षेत्र ऑलरेडी आगे चल रहे हैं, ताकि उनमें कोई गड़बड़ी ना आए, वो पीछे ना पहुंच जाए। अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया है? सही उत्तर है 685 करोड़। यह प्रश्न 2015 के पेपर काल का है। ठीक है, तो ये तब का प्रश्न है, अभी आपके लिए उतना मैटर नहीं करता। एक PYQ सीरीज है, तो मैंने यहां पर जोड़ दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसर में उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? सही उत्तर है 70। ठीक है, LPCD का फुल फॉर्म होता है लीटर्स पर कैपिटा पर डे। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है, लेकिन अब इसको जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लक्ष्य से बदल दिया गया है। लेकिन प्रश्न के समय अनुसार 70 लीटर सही है। 2015 का प्रश्न है, अब 55 लीटर है और ये मिशन भी बदल दिया गया। अब जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल इसका हो गया है। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय? सही उत्तर है आपका बी, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करना है, ताकि ईंधन, चारा और लकड़ी मिल सके। इसमें सड़कों, रेल पटरियों के किनारे, बंजर भूमि और निम्नलिखित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण शामिल है। नगरीय औद्योगिक संपदाओं में वृक्षारोपण इसका प्राथमिक घटक नहीं माना जाता, हालांकि शहरी वानिकी एक अलग श्रेणी है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका 2015 में पूछा गया था। प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MG नरेगा प्रारंभ किया गया? राजस्व लेखपाल 2015 में प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 2006। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005 में पारित किया गया। उत्तर प्रदेश में इसका कार्यान्वयन 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि MG नरेगा मनरेगा कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? सही उत्तर है आपका कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। राजस्व लेखपाल 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ए ऑप्शन आपका सही है। ऊसर और बंजर भूमि को सुधार करना इसका उद्देश्य है। यह निगम भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी।
अगला प्रश्न है आपका कि भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित एफएफएस का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर है आपका फार्मर फील्ड स्कूल। राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है। यह एक समूह आधारित शिक्षण प्रक्रिया है जहां किसान अपनी समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं। इसका उद्देश्य किसानों को एकीकृत कीट प्रबंधन आईपीएम और नई कृषि तकनीकों के बारे में शिक्षित करना है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र? आप सभी इससे परिचित हैं, ए ऑप्शन सही है। राजस्व लेखपाल 2022 का प्रश्न है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, वानिकी आती है, मछली पालन आता है और खनन आता है। उस समय उद्योगों का विकास बहुत सीमित था। अगला प्रश्न है आपका कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना या नौवीं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, पांचवी पंचवर्षीय योजना। रोलिंग प्लान को 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू किया गया था। यह पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 78 तक का थी उसके समाप्त करके लागू किया गया था। रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मॉडल द्वारा दी गई थी। राजस्व लेखपाल 2022 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि देश के समग्र मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा नहीं है? यहां पर शीर्षक हो गया, इसको आप ठीक करके शीर्ष कर लीजिएगा, ठीक है। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सही ऑप्शन है आपका बी, कर्नाटक। गुजरात समुद्र मछली उत्पादन में अग्रणी है। भारत में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल करते हैं। कर्नाटक शीर्ष उत्पादक राज्यों की सूची में अन्य राज्यों की तुलना में काफी नीचे है। अगला प्रश्न है आपका कि संसार में सर्वाधिक मछली उत्पादन कहां होता है? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, चीन। विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। भारत मछली उत्पादन में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, जिसे ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर तेलों और तिलहन से। राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा माने जाते हैं। दुग्ध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन से वर्ष में बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया था? 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका फरवरी 1928। बारदौली सत्याग्रह गुजरात में 1928 में हुआ था, जो एक प्रमुख किसान आंदोलन था। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। यह आंदोलन लगान वृद्धि के विरोध में था। अगला प्रश्न है आपका कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की स्थापना 1936 में कहां की गई थी? सही उत्तर है आपका यहां पर बी, लखनऊ। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना था। अगला प्रश्न है आपका कि अफीम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका डी, उत्तर प्रदेश, बाराबंकी जिला। 2015 का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिला अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला अफीम फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न का अकेले योगदान कितना करता है? राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है 18 से 24%, ठीक है। गेहूं, गन्ना और आलू उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है आपका कहां पर कृषि पार्क नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ए, नोएडा। उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क या कृषि पार्क लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर में स्थित है। नोएडा में कृषि पार्क नहीं है। यह एक औद्योगिक और आईटी हब है। इन पार्कों का उद्देश्य कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना है। यह 2015 का प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी, 2002 में। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना 15 फरवरी 2002 को की गई थी। यह किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न है आपका कि ICARDA जो एलएफओ सीरिया में है, उसकी स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है आपका बी, 1970। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज। इसका मुख्यालय अलेप्पो सीरिया में था, लेकिन अस्थिरता के कारण इसे बेरूत लेबनान स्थानांतरित कर दिया गया। यह शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है आपका कि कोर्स ग्रेन पल्स रूट ट्यूबर सेंटर CGPRT कृषि अनुसंधान संस्थान में कौन सा फसल नहीं आता? तो इसमें फलों का उत्पादन नहीं आता है, ठीक है। राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न है। CGPRT का पूर्ण रूप है कोर्स ग्रेन पल्सेस रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप सेंटर।
नाम से ही स्पष्ट है, इसमें मोटे अनाज, कोर्स ग्रेन्स का मतलब है मोटे अनाज, पल्सेस दलहन, रूट्स यानी कि कंदमूल फसलें शामिल है। फलों का उत्पादन इसके अंतर्गत मुख्य फोकस नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च परियोजना निदेशालय कब और कहां बना है? 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका 1988 हैदराबाद। कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय की स्थापना 1988 में हैदराबाद में की गई थी। यह आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य कुक्कुट उत्पादन में शोध और विकास करना है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी पत्रिका कृषि उपयोगी नहीं है? कृषक जगत भोपाल, सेवाग्राम दिल्ली, खेती दुनिया पटियाला, तत्वबोधिनी पत्रिका। 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। तत्वबोधिनी जो पत्रिका है ये एक बंगाली मासिक पत्रिका थी जिसकी स्थापना 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ये ब्रह्म समाज के प्रचार और सामाजिक सुधार से संबंधित थी, ना कि कृषि से। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा फसल चक्र है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा बी, मक्का, ज्वार और जौ। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की अच्छी सुविधाएं हैं, इसलिए वहां गहन फसल चक्र अपनाए जाते हैं। मक्का, ज्वार, जौ का चक्र वहां सामान्यतः प्रचलित नहीं है क्योंकि यह कम आर्थिक लाभ वाला हो सकता है। मक्का, आलू, गेहूं या धान गेहूं वहां के प्रमुख फसल चक्र है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र में तराई क्षेत्र मुख्यतः कहां पाई जाती है? यह भी राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए, गोरई है। और जो आपका बिजनौर ये आयोग ने सही माना था। देखिए जो आयोग है, जो बिजनौर है ये पश्चिमी तराई बेल्ट का हिस्सा है और गोरखपुर पूर्वी तराई क्षेत्र में आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के कृषि विश्वविद्यालय के रंगा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? के रंगा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1964 में। 2015 का प्रश्न है। आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में हुई थी। आंध्र प्रदेश गुंटूर में यह स्थित है। इसका नाम किसान नेता एनजी रंगा के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? यह भी राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है 1962। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जिसे पीएयू लुधियाना की स्थापना 1962 में हुई थी। यह भारत में हरित क्रांति लाने में अग्रणी संस्थान रहा है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर 1960 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2004 में हुई, उसका संक्षिप्त नाम क्या है? सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, जेएयू। राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न, यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि लीची का उत्पादन कहाँ होता है? सही उत्तर है आपका ए, मेरठ। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में लीची का उत्पादन मुख्य रूप से सहारनपुर और मेरठ जिलों में होता है। बिहार का मुजफ्फरनगर लीची के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। लीची के लिए समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कौन से वर्ष की गई जिससे भारत में दूध का उत्पादन बढ़े? राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सी, 1970-71। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। इसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। इसके कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। अगला प्रश्न है आपका कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को कब लागू किया गया? राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, 1954 में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना की शुरुआत 1954 में हुई थी। मुजफ्फरनगर की कैराना और सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील से। इसे 1958 में पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1831 में। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में की गई थी। यह राजस्व मामलों का सर्वोच्च न्यायालय है। स्वतंत्रता के बाद इसके प्रशासनिक कार्य लखनऊ और न्यायिक कार्य प्रयागराज में विभाजित कर दिए गए। अगला प्रश्न है आपका कि 1 एकड़ किसके बराबर है? राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, 1.62 बीघा। 1 एकड़ में लगभग 1.62 बीघा। कच्चा बीघा के संदर्भ में अलग हो सकता है लेकिन यह मानक उत्तर है। ठीक है। 1 एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज बराबर 43,560 वर्ग फुट। एक पक्का बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कृषि क्षेत्र को पुनः विशेष प्राथमिकता कृषि किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? सही उत्तर है आपका सी, तीसरी। 2015 का प्रश्न है। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि सर्वोच्च प्राथमिकता थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-66 में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि विशेषकर गेहूं उत्पादन पर पुनः जोर दिया गया। इसी दौरान हरित क्रांति की नींव पड़ी।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना से हरित क्रांति का दूसरा चरण शुरू हुआ? तो सही उत्तर है ए तीसरी, बी पांचवी, सी नौवीं, डी आठवीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी आठवीं। हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966-67 से शुरू हुआ था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 के दौरान कृषि विकास और विविधीकरण पर जोर दिया गया, जिसे हरित क्रांति का अगला चरण माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रकार की कृषि जोत में पाई जाती है? सही उत्तर है आपका सी सीमांत जोत। भारत में अधिकांश किसान सीमांत जोत की श्रेणी में आते हैं। सीमांत किसान वे होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ से कम भूमि होती है। भारत में लगभग 68 से 70% किसान इसी श्रेणी में हैं। अगला प्रश्न है आपका कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये उद्गार किसका है? राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह प्रसिद्ध कथन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। उन्होंने 1948 में स्वतंत्रता के बाद खाद्य संकट के दौरान कृषि की प्राथमिकता पर जोर देते हुए ये कहा था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजस्व लेखपाल का प्रश्न है, रजत क्रांति का संबंध अंडा और कुक्कुट उत्पादन से है। इस क्रांति की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रयासों से मानी जाती है। कपास का संबंध सिल्वर फाइबर क्रांति से है। अगला प्रश्न है आपका कि केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी वर्तिकाग्र। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है, केसर प्राप्त करने के लिए फूल के वर्तिकाग्र का उपयोग किया जाता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। इसे लाल सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी अमरूद। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है, ललित अमरूद की एक उन्नत किस्म है। यह किस्म इलाहाबाद क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। इसका गूदा गुलाबी रंग का होता है और यह जेली बनाने के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है आपका कि पूषा रसराज किन्नत उन्नत किस्म किसकी है? सही उत्तर है आपका सी खरबूजा। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है, पूषा रसराज खरबूजा की एक हाइब्रिड किस्म है। ये अपनी मिठास और उच्च उपज के लिए जानी जाती है। इसे IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है? राजस्व लेखपाल का प्रश्न है, 2015 में पूछा गया। सही उत्तर है 20,746 वाट। शक्ति पावर का मात्रक होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। कृषि में प्रयोग होने वाले पंप और ट्रैक्टर की क्षमता HP में मापी जाती है। सामान्यतः जो कृषि में ट्रैक्टर यूज होते हैं वो 36 से 48 हॉर्स पावर तक की क्षमता वाले होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी ड्रिप प्रणाली। ड्रिप सिंचाई प्रणाली जल संरक्षण के लिए सबसे कुशल मानी जाती है। इसमें पानी सीधे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके दिया जाता है, जिससे बाष्पीकरण कम होता है। यह शुष्क क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? सही उत्तर है आपका सी 350 मिलियन टन। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है, 350 मिलियन टन। भारत में प्रतिवर्ष भारी मात्रा में कृषि अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इसका सही प्रबंधन खाद बनाने या ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका उपर्युक्त सभी। ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा और एल्यूवियल मृदा। परिक्षेत्रीय मृदा या जलोढ़ मृदा वह मृदा है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। इसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल यानी कि परिवहित मृदा या ड्रिफ्ट सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपने मूल स्थान से हटकर बनती है। इसलिए विकल्प डी सही है। प्रश्न है आपका कि पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? बैगन की, टमाटर की, फूल गोभी, बंद गोभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। 2015 में राजस्व लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी टमाटर। पूसा रूबी टमाटर की एक प्रसिद्ध और उन्नत किस्म है। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ये जल्दी पकने वाले किस्म है जो पूरे भारत में आसानी से उगाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि? राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ए इसकी गति अधिक हो। यदि थ्रेसर की गति बहुत अधिक होती है तो अनाज के दानों का नुकसान अधिक होता है। अधिक गति के कारण दाने टूट सकते हैं। मशीन के सही संचालन की इष्टतम गति बनाए रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपका कि दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? यह भी राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न है।
है और सही उत्तर है आपका मोनोक्रोटोफस। दीमक फसलों की जड़ों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। आयोग की उत्तर कुंजी के अनुसार दीमक को नष्ट करने के लिए मोनोक्रोटोफस को उपयुक्त माना गया है। हालांकि वर्तमान में कृषि में क्लोरपाइरिफिस का भी इसके लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपज का अनुमान लगाने के लिए। फसल कटाई परीक्षण का मुख्य उद्देश्य फसल की उपज का सटीक अनुमान लगाना होता है। इसके द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन का सही आंकड़ा प्राप्त किया जाता है। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दावों के निपटान में आधार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न है और सभी आप इससे परिचित होंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में होता है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी आंवले की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है। आंवला विटामिन सी का एक बहुत ही समृद्ध स्रोत है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वदेशी हल है जुताई का एक द्वितीयक उदाहरण उपकरण, नम धरती का एक कुदाल एक बहुउद्देशीय उपकरण, जुताई का एक प्राथमिक उपकरण। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है ऑप्शन डी, जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है कौन? स्वदेशी हल। स्वदेशी हल जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है। इसका उपयोग खेत की प्रारंभिक जुताई करने, मिट्टी को भुरभुरा बनाने और खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। यह भारतीय कृषि का एक पारंपरिक और महत्वपूर्ण उपकरण है। अगला प्रश्न है आपका कि ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है? राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका 18। ईख यानी कि गन्ना यानी कि शुगर केन की अधसाली किस्म की फसल अवधि लगभग 18 माह होती है। इसकी बुवाई मुख्यतः जुलाई अगस्त के महीने में की जाती है। यह किस्म महाराष्ट्र दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अधिक उगाई जाती है जहां उत्पादन अधिक मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? वाटर प्रणाली, चेक बेसिन, स्प्रिंकलर, सतही सिंचाई या उपयुक्त में से कोई नहीं। राजस्व लेखपाल 8/11/2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, सतही सिंचाई। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा हिस्सा सतही सिंचाई के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत नहर, नलकूप, कुएं और तालाब जैसे स्रोत आते हैं जहां पानी जमीन की सतह पर बहाया जाता है। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीकों का दायरा अभी भी तुलनात्मक रूप से कम है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षीय सब्जी है? राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, करी पत्ता। करी पत्ता एक वृक्षीय सब्जी की श्रेणी में आता है। एक छोटा पेड़ होता है जिसकी पत्तियों का उपयोग भारतीय व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए बहुतायत में किया जाता है। अन्य विकल्प में जैसे मेथी और पालक शाकीय पौधे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि तेज हवा की गति कितनी होती है? राजस्व लेखपाल 2015 में यह भी प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर था 30 मील प्रति घंटा। सामान्य मौसम विज्ञान के अनुसार तेज हवा की गति लगभग 30 मील प्रति घंटा मानी जाती है। ब्यूफोर्ट स्केल पर इस श्रेणी 6 के अंतर्गत रखा गया है। इस गति पर हवाओं से पेड़ों की शाखाएं हिलने लगती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? यह भी राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, गेहूं और चावल। इसकी शुरुआत जो हरित क्रांति की हुई थी वो 1960 के दशक में हुई थी। उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग किया गया था जिन्हें HYV हाई यील्डिंग के प्रयोग से हुई। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? यह भी राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी और सी, यानी कि फसल की साझेदारी और कृषि कार्य बैठक। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग मुख्य रूप से फसल की साझेदारी के लिए होता है। स्थानीय संदर्भों में इन शब्दों को ग्रामीण बैठकों या कृषि कार्य की चर्चा के रूप में भी संदर्भित किया गया है, अतः विकल्प डी सही है। अधिया का अर्थ है उपज का आधा आधा हिस्सा बांट। अगला प्रश्न है आपका कि सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? कबूतर, ऊंट, कछुआ, घोड़ा। राजस्व लेखपाल में यह भी प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर है आपका ए, कबूतर। सिराजी और बसरा कबूतर की उत्तम प्रसिद्ध प्रजातियां हैं। इन्हें विशेष रूप से इनकी सुंदरता और उड़ान क्षमता के लिए पाला जाता है। भारत में पक्षी पालन के शौकीनों के बीच इनकी काफी मांग रहती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक विस्तृत और कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जलोढ़ मिट्टी है। यह देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40 से 43% हिस्से पर पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनती है और अत्यंत उपजाऊ होती है।
अगला प्रश्न है आपका कि बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है ट्यूबवेल, तालाब, कुआं, नहर। उपयुक्त में से कोई नहीं। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए ट्यूबवेल। भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बहुप्रचलित स्रोत ट्यूबवेल है। नलकूपों के माध्यम से भूजल निकाल कर खेतों की सिंचाई की जाती है। सिंचाई के कुल साधनों में नलकूपों का प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है आपका कि गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संबंधन संवर्धन के लिए किया जाता है। यह भी राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया था। सही उत्तर है आपका ए लीची। गूटी वनस्पतिक प्रवर्धन की एक विधि है। आमतौर पर इसका प्रयोग लीची के नए पौधे तैयार करने के लिए सर्वाधिक किया जाता है। इस विधि में पेड़ की टहनी पर जड़ें विकसित करके उसे नया पौधा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। फैजाबाद, शिमला, सिमोगा, लखनऊ। उपयुक्त में से कोई नहीं। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। यह संस्थान आलू की नई किस्मों और रोग प्रतिरोधी बीजों के विकास का कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका कि पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है। राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। टमाटर के पकने पर उसमें मौजूद हरे रंग का लवक क्लोरोप्लास्ट रंगीन लवक क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्रोमोप्लास्ट में लाइकोपीन और वर्णक का निर्माण होता है जो टमाटर को लाल रंग प्रदान करते हैं। यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि पीत क्रांति किससे संबंधित है। राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी तिलहन उत्पादन। पीत क्रांति या पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इसका उद्देश्य देश के खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। सरसों, मूंगफली और सोयाबीन इसके प्रमुख अंग हैं। सैम पित्रोदा को इसका जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस तिथि को शुरू की गई थी। सही उत्तर है आपका ए 25 दिसंबर 2014 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डीडीयू जीकेवाई की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। 25 सितंबर सॉरी माफ करिएगा 25 सितंबर सही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रदान करने, उन्हें नियमित आय वाले रोजगारों से जोड़ने के लिए था। ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है आपका कि रोशनी नामक कौशल विकास योजना किस मॉडल पर आधारित है। सही उत्तर है आपका बी हिमायत परियोजना मॉडल। रोशनी योजना मुख्य रूप से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास के लिए चलाई गई थी। यह जम्मू कश्मीर में चलाई गई हिमायत परियोजना मॉडल पर आधारित थी। इसमें युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किस महापुरुष के जन्म दिवस पर किया गया था। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए महात्मा गांधी। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। यह दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश को खुले में शौच मुक्त बनाना था। अगला प्रश्न है आपका कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। अमित शाह, प्रणब मुखर्जी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका डी नरेंद्र मोदी। सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को की गई। यह जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेकर उसका समग्र विकास करना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि विरासत विकास और संवर्धन योजना को कब शुरू किया गया था। 21 जनवरी 2015, 21 जनवरी 2016, 21 जनवरी 2017, 21 जनवरी 2018। सही उत्तर है आपका ए 21 जनवरी 2015। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले शहरों का संरक्षण और विकास करना है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। सही उत्तर है इसका डी 50%। मनरेगा अधिनियम के अनुसार कम से कम 33% एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए। हालांकि व्यवहारिक तौर पर और विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार योजना में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी लगभग 50% या उससे अधिक दर्ज की जाती है। यह महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तो ये आप महिला सशक्तिकरण का नाम दे सकते हैं। दूसरा इसमें आप एक भ्रष्टाचार भी कारण होता है।
महिलाएं घर में होती हैं, उनका आराम से डिटेल यहाँ पर उनकी उपस्थिति दिखाई जाती है और पैसा बनाया जाता है। अगला है कि मनरेगा योजना में केंद्र सरकार के वित्त पोषण का कितना हिस्सा है? सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी 90%। मनरेगा योजना में सामग्री लागत केंद्र और राज्यों के बीच 75 अनुपात 25 के अनुपात में वहन की जाती है, लेकिन रोजगार के लिए कुछ अकुशल मजदूरी का 100% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। समग्र वित्त पोषण में केंद्र सरकार का हिस्सा लगभग 90% होता है। अगला प्रश्न है आपका कि मनरेगा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? सही उत्तर है आपका 2 फरवरी 2006 को। नरेगा योजना का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। यह 100 दिनों के रोजगार की कानून की गारंटी प्रदान करता था। अब इसके स्थान पर रामजी योजना आ गई है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रारंभ में कितने मिलने वाले ऋण पर ब्याज की दर कितनी होती है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रारंभ में मिलने वाले ऋण पर ब्याज की दर कितनी होती है? सही उत्तर है आपका सी 7%। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से ऋण प्रदान किया जाता है। प्रारंभिक तौर पर 3 लाख रुपए तक के ऋण पर 7% वार्षिक ब्याज दर लागू होती है। समय पर ऋण चुकाने पर अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी 25 दिसंबर 2000। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। इसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस सुशासन दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम के अनुकूल सड़कों से जोड़ना है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकार के खर्च का अनुपात कितना है? सही उत्तर है आपका 60-40। प्रारंभ में यह योजना 100% केंद्र प्रायोजित थी। वर्तमान में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद मैदानी राज्यों के लिए वित्त पोषण का अनुपात 60-40 कर दिया गया। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए अनुपात 90-10 है। अगला प्रश्न है आपका कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के खर्च का अनुपात कितना था? सही उत्तर है आपका 60-40। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी होती है। मौजूदा समय में यह अनुपात 60-40 निर्धारित किया गया है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90-10 का अनुपात है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी? सही उत्तर है आपका बी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। यह योजना ग्रामीण अवसंरचना को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं हेतु प्रशिक्षण नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। 15 अगस्त 1979, 23 जनवरी 1979, 2 अक्टूबर 1978 या 26 जनवरी 1975? सही उत्तर है आपका 15 अगस्त 1979। ट्राइसेम योजना 15 अगस्त 1979 को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करना था। बाद में इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में बदल दिया गया। ट्राइसेम का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगला प्रश्न है आपका कि अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया? इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी? उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। अंत्योदय अन्न योजना एएवाई 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सबसे गरीब परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को पारित किया गया 12 अप्रैल 2004 को, 12 जनवरी 2004 या 12 मार्च 2005 या 12 अप्रैल 2005? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना है। बाद में इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा बना दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि आम आदमी बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया? 12 अक्टूबर 2005, 23 जनवरी 2005 या 2 अक्टूबर 2007 या 2 अक्टूबर 2009? सही उत्तर है आपका 2 अक्टूबर 2007।
आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को शुरू की गई थी। एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि आम आदमी बीमा योजना के लिए व्यक्ति की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर है आपका डी 59 वर्ष। आम आदमी बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु सीमा 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह योजना गरीब परिवारों के मुखिया या कमाऊ सदस्य को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है आपका कि कुटीर ज्योति कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर है आपका 1988-89 में। कुटीर ज्योति कार्यक्रम वर्ष 88-89 में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार रहने वाले ग्रामीण परिवारों को एक बिंदु बिजली कनेक्शन प्रदान करना था, सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रिक कनेक्शन। अगला प्रश्न है आपका कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की आयु सीमा कितनी है? सही उत्तर है आपका सी 6 से 14 वर्ष। सर्व शिक्षा अभियान एसएसए का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्गों के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत शिक्षा के अधिकार को लागू करने का एक प्रमुख साधन है। अगला प्रश्न है आपका कि वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी? सही उत्तर है आपका यहाँ पर सी 17 दिसंबर 2016 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएमजेकेवाई को मुख्य रूप से 17 दिसंबर 2016 को लागू किया गया था। यह शुरुआत में विमुद्रीकरण के बाद अघोषित आय घोषित करने की योजना के रूप में आई थी। कोविड-19 महामारी के दौरान इसे राहत पैकेज के रूप में विस्तृत किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के निम्नलिखित में से कौन से लाभ शामिल है? सही उत्तर है आपका ए और सी दोनों। 50 लाख बीमा कवर और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त दालें। कोरोना काल में घोषित गरीब कल्याण पैकेज में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया गया था। इसके साथ ही गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की व्यवस्था भी की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? सही उत्तर है आपका 2016। यूपी के बलिया से शुरू की गई थी 1 मई 2016 को। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। यह धुआं मुक्त ग्रामीण भारत का निर्माण करने में सहायक है। अगला प्रश्न है आपका कि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है आपका डी, उपरोक्त सभी सही है। यह संक्रमण को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन के जीपीएस और ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है। आरोग्य सेतु एक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। सरकार ने 11 विभिन्न भाषाओं में इसको लॉन्च किया था। अब उतना पेपर में आने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये अब पूछा जाएगा, फिर भी एक बार आप रिवाइज करके जाइएगा। 11 भाषाओं में ये उपलब्ध कराया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? सही उत्तर है आपका बी, 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना की आधिकारिक शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य इस देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना था। इसके तहत जीरो बैलेंस खाते खोले गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा तक पहुंच प्रदान करती है? सही उत्तर है आपका पेंशन, क्रेडिट, बैंक बचत और जमा खाते। अगला प्रश्न है आपका कि मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान कितने रुपए देने की घोषणा की थी? सही उत्तर है आपका डी, 2000। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लॉकडाउन के दौरान किसानों को 2000 रुपए की किस्त तुरंत जारी करने की घोषणा की गई थी। यह योजना किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की आय सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसका वेतन 20 रुपए बढ़ाया गया है? सही उत्तर है आपका मनरेगा मजदूर का। कोविड-19 राहत पैकेज के तहत मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी में औसतन 20 रुपए की वृद्धि की गई थी। इसमें मजदूरों की आय 182 से बढ़कर लगभग 202 हो गई थी। इसका सीधा लाभ देश के करोड़ों अकुशल श्रमिकों को मिला था। अगला प्रश्न है आपका कि किस योजना ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का स्थान लिया था? सही उत्तर है आपका विकसित भारत रोजगार और आजीविका की गारंटी मिशन ग्रामीण, बीवीजी राम जी। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि बैंकिंग सेवाओं में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जन धन योजना। देश के सभी घरों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना
शुरू की गई, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीएमजेडीवाई। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, यह शहरी विकास मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का संयुक्त कार्यक्रम है। ये गलत है। इसे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य देश का को लगभग 2019 तक स्वच्छ बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए गलत है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ना कि केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। शहरी क्षेत्र का मिशन शहरी कार्य मंत्रालय देखता है। दोनों का प्रशासनिक नियंत्रण अलग अलग। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? सही उत्तर है आपका डी, 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण आबादी, विशेषकर कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराना था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी के जिसको कहते हैं, भारत का पहला प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांवों में किसे नियुक्त किया जाता है? हेल्थ गाइड, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक या ये सभी? सही उत्तर है आपका स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसे हम आशा कहते हैं। ठीक है, आशा यानी कि एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज की नियुक्ति की जाती है। वे समुदाय और स्वास्थ्य केंद्रों के बीच की कड़ी का काम करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान अवस्थित है, कहां पर है? यह पूछा गया है। सही उत्तर है आपका बी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में एक शीर्ष तकनीकी संस्थान है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है आपका डी, स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना। ये नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और तकनीकी को बढ़ावा देना, ये 3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? वर्तमान में जेपी नड्डा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो उनमें से कोई नहीं है, और जेपी नड्डा है यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई थी? सही उत्तर है आपका बी, 1983 में। भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में तैयार की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य के प्रति प्राप्ति थी। इसके बाद 2002 और 2017 में नई नीतियां लाई गई हैं। अगला प्रश्न है आपका केंद्रीय औषधि संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? सही उत्तर है आपका ए, लखनऊ। यह सीएसआईआर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। यहाँ नई दवाओं की खोज और विकास पर कार्य होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस योजना के तहत वहनीय कीमतों पर एवं निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? सही उत्तर है आपका सी, जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत आम जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य खर्च को कम करना है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम को वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का भाग बना दिया गया है। इसके तहत वर्ष 2020 तक दृष्टिहीनता के प्रसार को कम करना है। कितना करना था यह पूछा गया है। सही उत्तर है आपका 0.3% तक कम करना था। यह मोतियाबिंद और अन्य नेत्र रोगों के निःशुल्क उपचार पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी का अनुपात कितना है? 60-40। सामान्यतः केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60-40 ही होती है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह 90 से 10 हो जाती है। जब आपको ना आ रहा हो तो ये तुक्का आप मार सकते हैं, 60-40 वाला। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोजेक्ट सनराइज का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है आपका एड्स से। प्रोजेक्ट सनराइज को 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में ड्रग्स लेने वालों के बीच बढ़ते एचआईवी एड्स संक्रमण को रोकना है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार द्वारा चलाई जा रही मिशन संपर्क योजना का संबंध क्या है? सही उत्तर है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेवाओं से।
मिशन संपर्क का 2017 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उन एचआईवी रोगियों को वापस इलाज से जोड़ना है जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बीच में ही छोड़ चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस प्रोग्राम या मिशन का उद्देश्य आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता में सुधार करना तथा चिकित्सीय अधिकारियों, स्टाफ, नर्सों और एएनएम सहित सभी सेवा प्रदाताओं की क्षमता को सुदृढ़ करना है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दक्षता कार्यक्रम मुख्य रूप से प्रसूति कक्ष की गुणवत्ता में सुधार के लिए है। मिशन संपर्क एचआईवी से संबंधित है और प्रोजेक्ट सनराइज पूर्वोत्तर में एचआईवी की रोकथाम के लिए है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समक्ष समग्र क्षमता निर्माण का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्यों में से नहीं है? सही उत्तर है आपका डी, डेंगू मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना, फाइलारिया को 2015 तक समाप्त करना, कुल प्रजनन दर को 2.1 करना, कालाजार मृत्यु दर 2010 तक समाप्त करना। तो डेंगू मृत्यु दर 2010 तक समाप्त करना इसका लक्ष्य नहीं था। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य में शामिल नहीं है। सही उत्तर है आपका जनसांख्यिकी वृद्धि को बढ़ावा देना। एनआरएचएम का उद्देश्य जनसंख्या स्थिरता या मातृ मृत्यु दर कम करना और पंचायती राज को सुदृढ़ करना है। जनसांख्यिकी वृद्धि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना इसका लक्ष्य है। अगला प्रश्न है आपका कि वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान किस जगह पर स्थित है? सही उत्तर है आपका नई दिल्ली। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत छाती और श्वसन रोगों के अनुसंधान और उपचार का एक प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत टीबी रोग को मुक्त करने का लक्ष्य किस वर्ष की अवधि तक रखा गया है? सही उत्तर है आपका ए, 2025। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार भारत में से तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2025 तक रखा गया है और यह वैश्विक सतत विकास लक्ष्य 2030 से 5 वर्ष पूर्व है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सही उत्तर है आपका बी, केरल। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में लगातार कई वर्षों से केरल शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। केरल के बेहतर स्वास्थ्य संकेतक जैसे कम शिशु मृत्यु दर इसे प्रथम बनाते हैं। केरल का नया नाम केरलम भी होने वाला है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार जिला अस्पतालों के लिए 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? सही उत्तर है आपका 300। भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख आबादी वाले जिले के जिला अस्पताल में कम से कम 300 बिस्तर होने चाहिए। यह स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है? सही उत्तर है आपका 26,000। अगला प्रश्न है आपका कि अखिल भारतीय मलेरिया शोध संस्थान निम्न में से कहां पर है? सही उत्तर है आपका बी, नई दिल्ली। अखिल भारतीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। यह आईसीएमआर के अधीन कार्यरत एक प्रमुख संस्थान है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा को 67.5% से बढ़ाकर कितना करना है? सही उत्तर है आपका 70 वर्ष। यह लक्ष्य 2025 तक प्राप्त किया जाना था। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार टीबी रोग की पूरी तरह समाप्ति का लक्ष्य क्या रखा गया था? 2025 रखा गया था। ठीक है, विश्व में यह 2030 है। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि एशिया के सर्वोच्च संस्थानों में से एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? सही उत्तर है आपका नई दिल्ली, जो एम्स कहते हैं जिसको। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और यह चिकित्सा अनुसंधान और उत्कृष्ट उपचार के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार स्वास्थ्य के लिए किए जाने वाले खर्च को वर्ष 2025 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत तक करना था? 2.5%। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश कितने अंकों के साथ पिछड़े राज्यों में शामिल हुआ है? सही उत्तर है आपका 28.61%। ठीक है, 28.61 अंकों के साथ शामिल हुआ है और यह अंतिम पायदान पर रहा है। ठीक है, बड़े राज्यों की श्रेणी में। अगला प्रश्न है आपका कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है गांधीनगर में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आईपीआर गांधीनगर में गुजरात में स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक स्वायत्त भौतिकी अनुसंधान संस्थान है।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस योजना के तहत परिवार के मोबाइल फोन पर गर्भावस्था, बच्चे के जन्म, बच्चों की देखभाल से जुड़े 72 ऑडियो संदेश गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर बच्चों के 1 वर्ष होने तक भेजे जाते हैं? सही उत्तर है आपका सी, किलकारी योजना। किलकारी एक मोबाइल स्वास्थ्य पहल है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और माताओं के फोन पर गर्भावस्था से लेकर 1 वर्ष के होने तक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े 72 ऑडियो संदेश भेजे जाते हैं। तो ये रहे आपके 300 प्रश्न। ठीक है, ये कंप्लीट होते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा। रही बात पीडीएफ की, तो आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके या टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, तैयारी करते रहिए, बहुत सारे प्रश्नों को आपको पढ़ना पड़ेगा, पुराने भी नए भी। सारे प्रश्नों को जब आप लगातार निरंतर देखते रहेंगे, बार बार समझते रहेंगे, तो आपका पेपर बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।